तो जो लैब प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड की, उसमें हम H2SO4 को यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रेट्स। तो तो कौन कौन से पेज से कर रहे हैं? ये हम स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। दिस वाज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी लैब प्रिपरेशन में। लैब प्रिपरेशन में हम H2SO4 कंसेंट्रेटेड यूज करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रेट्स, और ये हमारी नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी है H2SO4 की। तो ये क्वेश्चन जो इस समय स्क्रीन पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या दो क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कौन सा कंसेंट्रेटेड यूज करेंगे कि डाइल्यूट, तो कंसेंट्रेटेड। और इसमें कौन सी क्वालिटी यूज हो रही है, नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि H2SO4 दो टाइप के सॉल्ट्स बनाता है, एसिडिक और नॉर्मल सॉल्ट, तो उन दोनों के लिए इक्वेशन लिखो। तो अगर आप लेस देन 200 पे लिखोगे तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और मोर देन 200 पे क्या बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। ये हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में सब कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जब हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, ऑल ग्लास एपरेटस क्यों यूज होता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड हाईली करोसिव होता है, अगर आप रबर और कॉर्क यूज करोगे तो वो उनको गला देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HCl क्यों नहीं लिया आपने HNO3 बनाने के लिए? तो वॉलेटाइल एसिड से वॉलेटाइल एसिड नहीं बनता, नॉन वॉलेटाइल से वॉलेटाइल बनता है। नेक्स्ट आएंगे, जब लैब में हम इसे बनाते हैं या हम इसे शीशी में स्टोर करके रखते हैं तो ये येलो कलर का क्यों नजर आता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? क्योंकि ये डीकम्पोज हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस देता है जिसका नाम होता है NO2। जब NO2 व्हाइट कलर के HNO3 में मिक्स होती है तो उसको एक येलो टिंज दे देती है। तो दो क्वेश्चन है कि इसमें येलो टिंज क्यों होता है, और दूसरा क्वेश्चन HNO3 की बॉटल को कलर्ड बॉटल में और अवे फ्रॉम दी सनलाइट क्यों रखना चाहिए? फॉर द सेम रीजन कि वो डिकम्पोज ना हो जाए। डिकम्पोज हो जाएगी तो वो येलो कलर की तो हो ही जाएगी, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसको बनाने का तरीका इन इंडस्ट्री, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। पहले NO बना लो, फिर NO2 बना लो, NO2 बनाने के बाद HNO3 बना लो। तो NO किससे बनेगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और फिर उसको हम हीट एक्सचेंज करके कम टेम्परेचर पे कर देंगे, फिर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के NO2 बना देंगे, फिर NO2 में पानी और ऑक्सीजन बनाकर उसको HNO3 बना देंगे। अब ये HNO3 बनाने के लिए जब पानी और ऑक्सीजन हम डालते हैं तो इस चैम्बर को हम एब्जॉर्प्शन चैम्बर कहते हैं। और इसमें जो प्लेट्स हम यूज करते हैं फॉर बेटर डिसोल्यूशन ऑफ NO2 एंड वाटर, उनको हम क्वार्ट्ज की प्लेट्स कहते हैं। क्वार्ट्ज मटेरियल हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो करोड ना हो जाए, क्योंकि HNO3 हर मटेरियल को करोड कर देता है। जो परसेंटेज हमको लैब में मिलती है वो 50% होती है। उसके बाद अगर हम इसे डिस्टिल करें तो हमें 68 मिल जाती है। तो लैब में हम जो HNO3 यूज करते हैं वो 68 होता है। तो क्वेश्चन आता है 68% के बियॉन्ड हम इसको डिस्टिलेशन से प्योरीफाई क्यों नहीं कर सकते? तो डिस्टिलेशन से प्योरीफाई इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसने अब अजियोट्रोप बना लिया है। जिसको अजियोट्रोप नहीं आता वो मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं समझा दूँ। उसके बाद अगर हम इसे डिहाइड्रेट कर दें कंसेंट्रेटेड H2SO4 से तो ये 98% तक प्योर हो जाता है, और ठंडा करेंगे -42 पे तो ये क्रिस्टल्स बना लेगा 100% प्योर एच। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये फिगर है जिसमें हमने HNO3 को ये लैब प्रिपरेशन है, आपको समझ में आ रहा है। और आपके कोर्स में देखो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है और अमोनिया है। तो देखो H2SO4 की तो लैब प्रिपरेशन कोई है नहीं। उसके बाद आपको दिख रहा है, देखो ये ग्लास का रिटॉर्ट, ग्लास का रिटॉर्ट देखते ही समझ जाओ ये HNO3 की लैब प्रिपरेशन है। तो कुछ को जब आप चारों लैब प्रिपरेशन सामने, तीनों इनफैक्ट सामने रखोगे तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर से आया है। वैसे तो यहाँ ऊपर लिखा है, कई बार नहीं लिखा होता तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, अब जब ये आ जाए तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक दिमाग में ये रखा करो मुझे क्या क्या आता है इस लैब प्रिपरेशन के बारे में। तो देखो मुझे तो ये आता है कि KNO3 या NaNO3 का जब रिएक्शन हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है, और केस पोटेशियम सल्फेट में जाएगा। अगर हम मोर देन 200 पे कराएंगे और लेस देन 200 पे कराएंगे तो KHSO4 में जाएगा। ठीक है, ये सब मुझे आता है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी कि इस ग्लास रिटॉर्ट में दो चीजें हैं A और B, उनमें से A तो लिक्विड है और B सॉलिड है, तो डेफिनेटली B क्या होगा, KNO3, और A क्या होगा, H2SO4। अब इसको लिखने का तरीका देखो,
एंड अ लिक्विड, डू नॉट गिव दी फॉर्मूला। तो आप क्या बोलोगे, नेम, तो आप पहले हेडिंग डालोगे लिक्विड ए इज, और आंसर लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जीरो मिलेगा, बिल्कुल जीरो अगर आपने H2SO4 लिख दिया तो थोड़ा ध्यान से होश में कि क्या पूछ रहा है। और सॉलिड क्या होगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट लिखेंगे, KNO3 नहीं लिखेंगे। अदरवाइज भी अगर उसने नहीं भी लिखा है ना, फॉर्मूला नहीं लिखना है, तब भी फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, नाम ही लिखते हैं, और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो अगर तुम्हारे को ज्यादा ही मन है लिखना है। राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ नाइट्रिक एसिड अंडरगोज डिकम्पोजिशन। तो पहले हेडिंग डालेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड अकर्स इन सनलाइट, पहले हेडिंग देंगे और उसके बाद HNO3 का हम रिएक्शन दिखाएंगे, NO2 O2 और H2, और इसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच, अभी ये करेंगे, ये वाला भी हमने करानी है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो जरा एक मिनट देखो इसे और फिर हम करते हैं। एक सेकंड पढ़ो, देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर पा रहे हो? दिवांश करो इसे सॉल्व। 1:10. रेशियो ऑफ 1:10 बाय वॉल्यूम इज फर्स्ट compressed and then passed over। बोलो दिवांश, बोलो। यार पास ओवर प्लैटिनम, बेटा पास ओवर हमेशा आप किसी कैटलिस्ट से करते हो, यू विल ऑलवेज पास ओवर। एयर तो रिएक्टेंट ही है। एट अबाउट, बताओ दक्ष बताओ, एट अबाउट मैम 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री से लिखा हुआ। दिस रिजल्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू NO को क्या, NO, NO क्या बोलते हैं, तुमने लिखे। नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। बस इसी के लिए काम आएगा ये, NO नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, यू विल हैव टू राइट नाइट्रिक ऑक्साइड और विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव NO2, nitrogen dioxide. This is an acidic gas from which nitric acid can be obtained by simple dissolving into वाटर। water. ठीक है, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, बाद में कर लेना है, दोनों ही बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में 98% प्योर कलरलेस लिक्विड होता है, जैसा कि हमने बोला था। 68% प्योर थोड़ा येलोइश ब्राउन होता है ड्यू टू NO2। सफोकेटिंग एसिडिक, हाइग्रोस्कोपिक, यानी एयर में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फ्यूम्स इन एयर, ये हमने बात करी ली, क्योंकि ये वॉलेटाइल है तो ये फ्यूम करेगा एयर में। बॉइलिंग पॉइंट इसका ये होता है, एजियोट्रोप इतने पे बनाता है, ये लर्न करना है एजियोट्रोप कितने पे बनाता है। नेक्स्ट, जेंथोप्रोटिक एसिड। तो देखो ये हाथ में जब HNO3 गिर जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है, हाथ पीले हो जाते हैं बेसिकली, है ना। तो जेंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म्स व्हेन HNO3 कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन प्रोटीन्स। तो स्किन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके कांटेक्ट में जब HNO3 आता है तो जेंथोप्रोटिक एसिड बनाता है, जिससे हाथ पीले हो जाते हैं, येलो कलर के, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड है तो डेफिनेटली कौन सी प्रॉपर्टीज देगा, ऑल द टिपिकल रिएक्शन ऑफ एन एसिड। याद है टिपिकल रिएक्शन ऑफ एन एसिड, दिशा नहीं, दिशा नहीं, रिदम में बताओ टिपिकल रिएक्शन क्या है एसिड के, जल्दी। मैम acid plus base gives you salt and water. वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा, Acid plus sulfate gives you salt, water and याद नहीं कर SO2. सकते हो है, जब जनगण मन याद है वैसे याद नहीं कर सकते हो। कितनी बार बोला है मैंने, इनमें से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, फिर कहते हो हमारे नंबर नहीं आते हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं। कैसे होगा, क्या क्या करूं, लिख कर दूं स्टैम्प पेपर पे? मैम ये याद नहीं होते बस। क्यों? अच्छा, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, फिर छोड़, जा काम कर, घर का काम कर। क्या करेगी पढ़ के, याद ही नहीं हो रहा तेरे को कुछ, तो क्या करेगी पढ़ के, फिर छोड़ पढ़ाई लिखाई, है ना। प्रिंस याद है टिपिकल रिएक्शन? तेरे पास अब फुर्सत ही नहीं है, तू तो बहुत बिजी आदमी है वैसे। हाँ मैम, थोड़ी थोड़ी याद है। थोड़े थोड़े ही करता रही हूँ तू, बस थोड़े ही थोड़े, पूरी जिंदगी थोड़े थोड़े याद होते रहेंगे। बताओ अर्नव, क्या होते हैं टिपिकल रिएक्शन? मैम बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर होता है। नाम क्या है? कार्बोनेट के साथ मैम न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। कार्बोनेट के संग मैम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। बस कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा, और मैम सल्फाइड के साथ SO2, हम्म सॉल्ट और वाटर।
H2 सल्फाइड के साथ H2S और सॉल्ट, और मैम आखिरी वाला नहीं याद। एक्टिव मेटल के संग हाइड्रोजन। चलो बाकी शायद श्रेया, और श्रेया तुमने देख लिया एसिड बेसिस सॉल्ट की रिकॉर्डिंग? अच्छा, हाँ मैम। तो वहां पे पढ़ लिया टिपिकल रिएक्शन? हिमांशी आपने भी देख लिया? यस मैम। टिपिकल रिएक्शन पढ़ लिए, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। तो ये 5 टिपिकल नहीं। रिएक्शन होते हैं जो हर एसिड देता है, और ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत सारे तरीके से आता है, मैंने सारी बातें उस वाले रिकॉर्डिंग में बता रखी है आपको। ठीक है, अब यस मैम। इन पांचों रिएक्शन को हर एसिड को देना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन सा? तो क्वेश्चन भी यही आता है कि HNO3 सारे रिएक्शन देता है टिपिकल रिएक्शन, बस एक नहीं देता। कौन सा नहीं देता? ये लास्ट वाला नहीं देता, यानी वो एक्टिव मेटल के संग हाइड्रोजन नहीं देता है। तो फिर क्या करता है? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखो, जब ये डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन निकाल रहा है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या होगा? पानी निकल जाएगा जब ये कॉपर के संग होगा, हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगी। एक्सेप्शन हो गया, लेकिन अभी भी शांति नहीं है। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है कि अगर आप मैग्नीज और मैग्नीशियम को वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें कि HNO3 रिएक्ट्स, HNO3 गिव्स हाइड्रोजन विद मैग्नीज, क्या ये लाइन ट्रू है? नहीं, ये लाइन फॉल्स है, क्योंकि HNO3 गिव हाइड्रोजन या वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। HNO3 नहीं देगा, डाइल्यूट HNO3 देगा। ठीक है, चलिए ये वाली बात समझ में आ गई। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर एक बार देख लो कुछ डाउट हो गया तो फिर आगे चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझो, जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूस होने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ऑक्सीजन का गेन। तो ये चीजें हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जरा सारे रिवाइज करते हैं। तो HCl किसमें कन्वर्ट होता है? क्लोरीन में। तो HCl क्लोरीन में कन्वर्ट होगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4, H2SO4 भी नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, और नेसेंट ऑक्सीजन निकालने की वजह से इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिमिलरली HNO3 भी नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है डिकम्पोज होके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकलता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है हमें कि ये जब रिड्यूस होता, सॉरी, ये जब डिकम्पोज होता है नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और HNO3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO में, NO2 में, N2O में, N2 अमोनिया, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये कंसेंट्रेटेड है तो ये बनाएगा NO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ये डाइल्यूट है तो ये NO H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। तो मतलब बस बैलेंस करी हुई है ये, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। अब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो जरा दिमाग में रख के पढ़ा करो क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर हम HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब तुम पता है सारी रिएक्शन केवल एक लाइन पे याद कर सकते हो, स्क्रीन पे ध्यान देना सब। सारी रिएक्शन केवल एक लाइन पे याद कर सकते हो, क्या? HNO3 को जब भी तुम किसी X मटेरियल से रिएक्ट कराओगे, NO2 पानी, ये तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये तो बनेगा ही बनेगा, बस एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये वाला कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन के संग मिला के क्या बना रहा है, बस तुम्हें ये याद, बाकी ये दोनों चीजें तो पक्का निकलेंगी। तो तुम्हें बस एक प्रोडक्ट याद करना है हर एक का। तो अब हम इसी लाइन पे जरा सारे के सारे रिएक्शन याद करेंगे सिर्फ इस एक लाइन से। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3 विद नॉन मेटल्स, यानी अगर आप नॉन मेटल को HNO3 से रिएक्ट कराओ तो वो क्या बनाएगा। तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे नॉन मेटल्स हैं बेटा कार्बन और सल्फर। तो आप देखो कार्बन और सल्फर को आप HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो जैसा मैंने कहा था, देखो H2O NO2 ये तो बनेगा ही बनेगा। तीसरी चीज क्या हुई? कार्बन इज कन्वर्टिंग टू CO2।
कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो आपको बस ये तीसरा वाला याद करना रह गया था, वो CO2 है। तो देखो मैंने यहाँ पे बस वही लिखा है, क्योंकि NO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा, वो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो बस आप इतना लिख सकते हो अपने चार्ट में। सल्फर किसमें कन्वर्ट होगा, अब ये ध्यान देना जरा। तो देखो सल्फर जब HNO3 से रिएक्ट करा होगा तो SO2 सॉरी NO2 और पानी तो बना ही बना होगा, और सल्फर किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, SO2 में, और ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया, H2SO। तो देखो ये दोनों चीजें बन गई, ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया, H2SO। तो बना तो वही जो हमने ऊपर बताया, ठीक है। तो हमारा सल्फर से क्या बन गया, H2SO। चलिए क्वेश्चन, नेम एन एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज टू इट्स रिस्पेक्टिव एसिड। तो एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो अपने एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मेटल है सल्फर, ऑक्सीडाइज हो रहा है HNO3 के संग, और एसिड कौन सा है, H2SO। ठीक है। नेम अ गैस दैट, अब ये भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे मेटल्स। मेटल्स को अभी यही करना है, ठीक है। सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसकी बात तो हमने कर ही ली थी, गोल्ड एंड प्लेटिनम के संग रिएक्ट नहीं कर पाता ये। तो अभी इनको आगे करेंगे, सारे मेटल्स अभी आगे करेंगे। थर्ड पे आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2S और SO2। इनको भी जब रिएक्शन होगा सेम चीजें बनेंगी, पानी और NO2, और H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर पे, और SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4। तो आपको बिल्कुल भी कोई रिएक्शन याद नहीं करनी है। H2S प्लस HNO3 क्या तीन चीजें बनेंगी, पानी और NO2, ये तो बनेगा ही बनेगा, तीसरा बस सल्फर बन जाएगा, बाकी बैलेंस कर लो। ठीक है। ऐसे ही जब SO2 उसके संग कराओगे, H2O, NO2 और H2SO4। अब पानी मत लिखना उसमें, क्योंकि वो तो H2SO4। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संग जब रिएक्ट कराओगे तो इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ गैस दैट इज ऑक्सीडाइज टू इट्स एलिमेंट। तो देखो गैस है H2S, और अपने एलिमेंट में यानी सल्फर, एलिमेंट माने जिसमें सिमिलर एटम्स होते हैं, उसमें ऑक्सीडाइज हो गई, यानी H2S किस में कन्वर्ट हो गई, सल्फर में। सल्फर इज एन एलिमेंट क्योंकि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है ये, और ये गैस है। तो ऐसी गैस का नाम बताओ जो अपने एलिमेंट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। आंसर H2S। समझ में आ गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। अच्छा ऐड करना, ठीक है। ये तुम्हारे में एडेड नहीं है ये क्वेश्चंस, PDF में एड उस पे है, वर्ड वाले नोट्स में ये एडेड है क्वेश्चन। मैम कौन से? यही वाले, नेम एन एलिमेंट दैट ऑक्सीडाइज रिस्पेक्टिव एसिड और मेटल और ये सब। नो मैम। नहीं है ना, अभी मैंने ऐड नहीं करी इसका, लिखा हुआ है इसमें ऐड करना है। चलो आगे चलते हैं। अब मेटल्स, तो अब देखो जरा सामने देखो कौन कौन से मेटल्स के संग रिएक्ट करता है। तो बाकी सारे वो अभी हम करते हैं। तो ये कुछ मेटल्स के अंदर पैसिविटी कर देता है, अभी समझते हैं पैसिविटी। गोल्ड और प्लैटिनम के संग भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन पता है कैसे रिएक्ट करेगा, एक्वारीजिया बन के। एक्वारीजिया क्या होता है, HNO3 और HCl का मिक्सचर, याद है हमने HCl में किया था 3:1, तो कर जाएगा। और मैग्नीज और मैग्नीशियम के संग भी रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन निकालेगा, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं पैसिविटी क्या होती है। तो पैसिविटी पहले करेंगे, बाकी के मेटल्स बाद में करेंगे। तो पैसिविटी पढ़ते हैं पहले, अभी ऊपर वापस आएंगे। तो पैसिविटी क्या चीज होती है, तो जरा समझना पहले, फिर हम पढ़ेंगे। तो सारा का सारा खेल बेटा एफिनिटी का होता है। एफिनिटी का मतलब अगर A और B को आपस में रिएक्ट करा रहे हो, या BC को आपस में रिएक्ट करा रहे हो, तो अगर AC बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि C की एफिनिटी A के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू C की एफिनिटी B के लिए। अगर C की एफिनिटी B के लिए ही ज्यादा है तो वो कभी भी B को छोड़ेगा नहीं, और कभी भी AC नहीं बनेगा। अगर वो AC बना रहा है, इसका मतलब 100% उसकी एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, आगे वाली बात समझ में। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स के ऊपर जब आप HNO3 का रिएक्शन कराते हो तो फॉर द टाइम बिंग रिएक्शन होता है, और NO2 गैस भी निकलती है, और कुछ सॉल्ट भी बन जाता है। लेकिन ये वाले मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन प्रेफरेंस टू HNO3, वो ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करना पसंद करते हैं, और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। और ये ऑक्साइड की लेयर इस मेटल को फर्दर HNO3 के अटैक से बचाता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैसिविटी। क्या कहते हैं, पैसिविटी माने पैसिव। दिशा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, और कुंजिका आपका फेस नहीं दिख रहा है मुझे, सबकी शक्ल दिखनी चाहिए मेरे को जो जो क्लास ले रहा है। समझ में आ गया पैसिविटी सबके। जब मेटल फर्दर रिएक्शन को रोके, यानी पैसिव हो जाए, पैसिव का मतलब है रिएक्ट ना करना, तो
तो जब मेटल रिएक्शन को बंद कर दे हो ना, वो कहलाता है पैसिविटी। और ये कुछ ही मेटल्स करेंगे जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है, और वो मेटल्स कौन से होते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिनोमेना। अब नेक्स्ट आता है कि क्या हम पैसिविटी को हटा सकते हैं? हाँ हटा दो, खुरच दो इसे, खुरच के बाहर निकाल दो ऑक्साइड की लेयर, हट जाएगी पैसिविटी। तो यही है, पहला फिजिकल है, स्क्रब ऑफ कर दो, या फिर एक काम करो, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो इसके ऊपर, यानी जो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे, यानी कन्वर्ट कर दे पानी में, हाइड्रोजन डाल दो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी में कन्वर्ट होके हट जाएगा। तो एक काम करो, केमिकली कोई ऐसा केमिकल डाल दो जो ऑक्साइड को डिसॉल्व, ठीक है। ये पैसिविटी को हटाने का तरीका है। दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, पैसिविटी क्या होती है, कौन से मेटल्स दिखाते हैं, और इसको रिमूव कैसे करते हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक्वा रिजिया भी करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो हम अब कर रहे हैं। ये रिएक्शन एग्जाम में 100% आएगा, 100%, और लिखने को आएगा, मतलब जो इक्वेशन लिखने को आएगी, तो ये अच्छे से समझ लेना। ये बुक से करना है आपको, बुक में ये कॉलम दे रखे हैं, आप एक बार निकाल लो चाहो तो। बुक में हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के संग दे रखा है एक कॉलम, और नीचे कॉलम बना रखा है उन्होंने कोल्ड एंड डाइल्यूट से, देखो मिल रहा है। और जिसको मिल जाए वो पेज नंबर बता दो। मिला नहीं किसी को? प्रिंस तो ढूंढ ही नहीं रहा, छोड़ो यार, किसी को नहीं मिला? नहीं मिल रहा? मेटल्स में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में पेज के ऊपर ही है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे ऊपर ही दो कॉलम बने हुए हैं ग्रीन कलर के। कॉपर से रिएक्शन है, उससे है, कॉपर से मैम है। पेज नंबर 168। 160 देखो, 160। 168 पेज नंबर पे मिल गया। बोलो, मिल गया सबको? ठीक है। अब उसमें देखो क्या हो रहा है, जब आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करा रहे हो, जैसे जिंक का HNO3 से करा रहे हो हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो कौन सी गैस निकल रही है? NO2, सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है। जब कोल्ड एंड डाइल्यूट से करा रहे हो तो कौन सी गैस बन रही है? NO, और सॉल्ट बन रहा है और पानी निकलता है। तो सेम रिएक्शन है, बस NO और NO2 कम तरह। याद कैसे करोगे? हॉट एंड कंसंट्रेटेड है ना, यानी ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो क्या बना देगी? NO2। और जब कोल्ड एंड डाइल्यूट बेचारी सबड्यूट सी, ठंडी है, डाइल्यूट है, तो केवल क्या बना पाएगी? N। ठीक है, तो जब कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NO। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा। चलिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट इक्वेशन फॉर कॉपर एंड डाइल्यूट HNO3। तो अगर डाइल्यूट है तो गैस कौन सी निकलेगी? NO। बाकी सॉल्ट और वो आप अपनी बुक में से देख लो और वहीं से याद कर लेना, तीनों तीनों के। मैंने आपको टॉप वो बता दिया, बस आपको सॉल्ट समझने, नाइट्रेट नाइट्रेट बनेंगे सबके, कुछ करना ही नहीं है। पैसिविटी हमने कर ली। नेक्स्ट आते हैं एक्वा रिजिया, ये हम कर चुके हैं पहले HCl में। एक्वा रिजिया एक मिक्सचर होता है 3:1, इसकी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको रेशियो याद नहीं होती तो आप रेशियो कैसे याद कर सकते हो? HCl में देखो तीन चीजें हैं, 1 2 3, तो HCl तो 3 रेशियो में है और HNO3 1 रेशियो, ठीक है। HCl 3 है और HNO3 1 है, रेशियो पे बहुत क्वेश्चन आता है। और इसकी खास बात क्या है एक्वा रिजिया की, कि ये गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है, यानी एक्वा रिजिया के एक मिक्सचर में अगर मैं गोल्ड डाल दूं तो गोल्ड सॉल्ट बन जाएगा। जब हम अपना सोना चांदी बाहर निखरवाने जाते हैं ना, कहते हैं ना पॉलिश करवा लो इसकी, तो यही करते हैं पता है सुनार लोग, मतलब हर सुनार नहीं करता, लेकिन वो एक्वा रिजिया वहां पे बना के रखते हैं और एक्वा रिजिया में आपके सोने का आइटम डाल देता है। तो जब वो बाहर निकलता है वो साफ हो गया होता है, लेकिन बहुत सारा सोना उसके लिक्विड में चला जाता है, फिर वो बाद में उसे निकाल लेता है। तुम गरीब वो अमीर, ठीक है। ये करते हैं। चलो समझ में आ गया। ये इक्वेशंस याद नहीं करनी है, ये भी याद नहीं करना है, बस ये लिख दिया हमने। और ये बस इसमें समझने वाली बात क्या है कि कौन सी एंटिटी है जो कर रही है इसको डिसॉल्व, गोल्ड को और प्लैटिनम को? नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट। बस एक लाइन याद कर लेना, बाकी ऐसे कुछ एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, ये मैंने ऊपर जो रिएक्शन बताए थे, HNO3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, SO2 और H2S, ये नीचे लिखे। ये फेरस सल्फेट H2SO4 HNO3, फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, तो देखो ऑक्सीडाइज हो गया फेरस से फेरिक, और H2O और N, ठीक है। क्वेश्चन फिर वही है, सेम है, सेम क्वेश्चन लिखे। चलिए बाप नीचे आते हैं। जैसा कि हमने बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अगर आप HNO3 डाल दोगे तो उसको आग लगाने की भी जरूरत नहीं है, अपनी आप जल जाएंगे वो। HNO3 में इतना ज्यादा एनर्जी या पावर होती है कि वो वैसे ही जला देती है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन।
तो टॉलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक वाला, ऐसा वाला। और जब आप इसमें HNO3 डालते हो तो क्या बन जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन। कहीं देखा है ट्राई नाइट्रोटोलिन ऐसे डब्बे डब्बे उस पर TNT लिखा हो? याद आ रहा है, ऐसे डब्बे डब्बे से होते हैं, TNT लिखा होता है उस पे, माइनक्राफ्ट में। मैम वही बोलने वाला था लेकिन डांट पड़ती फिर। तो डांट क्यों पड़ती, सही बात है। मैं तो कभी नहीं डांटा, सीरीज देखने पे और गेम खेलने पे, और इस पे डांटा मैंने कभी? अच्छी बात है, तो करना चाहिए सब तो। हाँ, तो ये TNT वही है, ट्राई नाइट्रोटोलिन। वो जो डब्बे डब्बे रखे रहते हैं ना, वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो ये ट्राई नाइट्रोटोलिन इज अ एक्सप्लोजिव जो HNO3 और टोलिन की मदद से बनता है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज। ये हो गया, ये सॉडस्ट है, ये ऐसे करके आग लग जाती है इसमें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। तो ये मोनोबेसिक एसिड है, तो आपको याद होगा सबको एसिडिक वाली प्रॉपर्टी में, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, यानी ये एक हाइड्रोजन देता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज मोनोबेसिक। और प्योर एंड कंसंट्रेटेड HNO3, प्योर एंड कंसंट्रेटेड का मतलब 100% HNO3। क्या 100% HNO3 एसिडिक होगा? बताओ, क्या 100% HNO3 एसिडिक होगा? नो। क्या 100% HNO3 लिटमस टेस्ट देगा? नहीं मैम, नो। नहीं देगा। तो नहीं देगा, क्योंकि 100% HNO3 के अंदर क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोनियम। कि आपको सॉरी, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए HCl को पानी चाहिए, क्योंकि पानी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो है ही नहीं इसके अंदर। तो 100% HNO3 इज नॉट एन एसिड एंड इट डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट भी नहीं देगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और डाइल्यूट HNO3 में पानी है तो वो तो बिंदास, वो तो आयोनाइज भी होगा, लिटमस टेस्ट भी देगा, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कमाल की बात क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 इज नॉट एन एसिड, whereas dilute HNO3 is a strong acid। ठीक है, फिर रह गए इसके टेस्ट। ये कल करेंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बचा है, 10 मिनट का बचा है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, तो फिर कल ही करेंगे, टाइम है नहीं इतना। अब एक मिनट, अब बताओ।